सोचो, तुम्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहां ना कोई सवाल है ना कोई जवाब, बस एक कागज और एक टाइमर जो हर सेकंड तुम्हारी जिंदगी चुराता जा रहा है। 8 लोग अंदर हैं, सब किसी नौकरी के लिए आए थे, पर उन्हें नहीं पता ये इंटरव्यू नहीं, एक मौत का खेल है। यहाँ बोलने की कीमत है हार और चुप रहने की सजा है मौत। अब सोचो, अगर सवाल ही ना दिखे तो जवाब कैसे दोगे? क्विक फ्लिक्स रिकैप लेकर आया। हे एग्जाम। फिल्म की शुरुआत होती है 8 लोगों से जो एक बड़ी और नामी कंपनी में नौकरी पाने के लिए आखिरी टेस्ट देने आए हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से खुद को तैयार कर रहा है। कोई आईने में खुद को हिम्मत दे रहा है तो कोई अपने कपड़े और लुक को ठीक कर रहा है। थोड़ी ही देर में ये 8 उम्मीदवार एक हॉल में पहुंचते हैं। कमरा थोड़ा अंधेरा है लेकिन सलीके से सजा हुआ। हर एक के सामने एक एक डेस्क रखी है और ऊपर कैमरे लगे हैं ताकि हर हरकत पर नजर रखी जा सके। सब अपनी सीट पर बैठते हैं। तभी एक गार्ड कमरे में आता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। उसे देखकर सब थोड़े डर जाते हैं। फिर अंदर आता है एक शख्स जो खुद को इनविजिलेटर यानी परीक्षा नियंत्रक कहता है। वह अपना नाम नहीं बताता, बस इतना कहता है कि ये सब लोग अब तक के सारे टेस्ट पास कर चुके हैं और अब ये है फाइनल राउंड। वह कहता है, अगर आपने ये टेस्ट पास कर लिया तो आपको आपकी सपनों की नौकरी मिल जाएगी। फिर वह परीक्षा के नियम बताता है। इस कमरे में बाहर के किसी कानून की कोई अहमियत नहीं है, बस एग्जाम के अपने नियम चलेंगे। किसी को गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं करनी है। अगर किसी ने पेपर खराब किया, चाहे गलती से या जानबूझकर, तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और अगर कोई कमरे से बाहर गया तो वो भी बाहर। उन्हें सिर्फ 80 मिनट दिए गए हैं और कहा गया है कि उनके सामने रखे पेपर में सिर्फ एक सवाल है, बस उसी का जवाब देना है। इन्विजिलेटर कहता है, क्या किसी को कोई सवाल है? सब चुप रहते हैं। वह मुस्कुराता है, टाइमर चालू करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। उम्मीदवार अपने पेपर पलटते हैं लेकिन पेपर पूरी तरह खाली है। सब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। अब सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, सवाल कहाँ है? कुछ मिनट बाद एक लड़की यानी उम्मीदवार नंबर 2 सोचती है कि शायद उसे अपने बारे में लिखना चाहिए। वह लिखने लगती है कि मैं इस नौकरी के लिए क्यों योग्य हूँ। लेकिन तभी कैमरा उसकी ओर घूमता है और गार्ड को आदेश मिलता है, उसे बाहर निकालो। गार्ड बिना कुछ बोले उसे बाहर ले जाता है। वह विनती करती है, प्लीज एक मौका और दो, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। अब कमरे में सिर्फ 7 उम्मीदवार बचे हैं और माहौल और भी टेंशन भरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उम्मीदवार नंबर 5 नियमों को ध्यान से सोचता है और कहता है, हमें इन्विजिलेटर या गार्ड से बात नहीं करनी है, लेकिन नियमों में ये नहीं लिखा कि हम आपस में बात नहीं कर सकते। सबको एहसास होता है कि वो सही कह रहा है। अब उन्हें लगता है कि शायद यह टेस्ट टीम वर्क और दिमाग की परीक्षा है। अब उनका असली मिशन शुरू होता है, पहले सवाल को ढूंढना, तभी तो उसका जवाब दे पाएंगे। अब सब लोग एक साथ बैठकर सोचने लगते हैं कि इस टेस्ट को आखिर कैसे पास किया जाए। हर कोई कुछ ना कुछ आइडिया देता है, लेकिन कोई भी रास्ता समझ नहीं आता। इसी बीच उम्मीदवार नंबर 1 चुपचाप बैठा रहता है। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। एक व्यक्ति अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है, लेकिन नंबर 5 उसे रोकता है। वह कहता है, हमें अपने असली नाम बताने की जरूरत नहीं, चलो एक दूसरे को निकनेम से बुलाते हैं। वो नंबर 1 को डेफ मूक नाम दे देता है क्योंकि उसने अब तक कुछ नहीं कहा। बाकी पुरुषों को उनके रंग के आधार पर ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट कहा जाता है और महिलाओं को उनके बालों के रंग से ब्लॉन्ड, ब्रूनेट और डार्क। थोड़ी देर बाद व्हाइट कहता है, नियमों में कहीं नहीं लिखा कि हम अपनी जगह से उठ नहीं सकते। वो जोखिम उठाकर खड़ा हो जाता है। सबकी नजर गार्ड पर जाती है, लेकिन गार्ड हिलता तक नहीं। अब सबको समझ आता है कि वे कमरे में आजादी से घूम सकते हैं। डार्क काले बालों वाली लड़की एक नया सुझाव देती है। वह कहती है, हो सकता है सवाल पेपर पर लिखा हो, लेकिन अदृश्य स्याही से। सभी उसकी बात मान लेते हैं, पर अब सवाल ये है, पता कैसे लगाया जाए? डार्क कमरे की रोशनी का इस्तेमाल करके पेपर को अलग अलग कोणों से देखती है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर भी वो सबको कहती है, हर कोई अपना अपना पेपर चेक करो, शायद सवाल सिर्फ एक ही पेपर पर हो। सब अपना पेपर उठाते हैं और रोशनी में देखने लगते हैं, सिवाय डेफ के, जो अब भी अपनी जगह चुपचाप बैठा है। व्हाइट अपने पेपर को लाइट के नीचे रखकर जांचता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। तभी ब्लैक बोलता है, शायद सवाल यूवी लाइट या एक्सरे लाइट में दिखाई देता हो। यह सुनकर सब कमरे में स्विच बोर्ड ढूंढने लगते हैं। शायद कोई बटन हो
जिससे अलग तरह की लाइट चालू हो जाए, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब वे खुद ऐसी लाइट बनाने का तरीका सोचने लगते हैं। डेव अब भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वह बस डर और उलझन में बैठा रहता है। इसी बीच ब्लॉन्ड को कमरे के किनारे इमरजेंसी लाइट स्ट्रिप्स दिखाई देती है, लेकिन उनमें कोई स्विच नहीं है। अब वे सोचते हैं कि अगर सामान्य लाइट्स टूट जाएं, तो शायद इमरजेंसी लाइट्स अपने आप चालू हो जाएंगी। ब्राउन विरोध करता है। वह कहता है, ऐसा करना बहुत बड़ा रिस्क है, हमें नहीं पता क्या होगा। लेकिन आखिर में सब वोटिंग करते हैं और ज्यादातर लोग लाइट तोड़ने के पक्ष में होते हैं। वे सारे बल्ब एक एक करके तोड़ देते हैं और जैसे ही आखिरी बल्ब टूटता है, अब कमरा नीली इमरजेंसी लाइट से चमक रहा है और सब लोग अपने अपने पेपर पर झुककर सवाल ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। सवाल अब भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ डेव अब भी अपनी जगह चुपचाप बैठा है, जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रहा हो या कुछ सोच रहा हो। ब्रूनेट, भूरी बालों वाली लड़की, कहती है, शायद इन लाइट स्ट्रिप्स के ऊपर की पहली परत हटानी चाहिए, क्योंकि ये अभी तक जल नहीं रही हैं। अगर इन्हें तोड़ा जाए तो शायद यूवी लाइट निकल सके। सब उसकी बात मान लेते हैं। वो अपने हील्स निकालती है और उनसे लाइट स्ट्रिप्स तोड़ देती है। थोड़ी देर बाद हल्की सी नई रोशनी कमरे में फैलती है, पर अफसोस फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता। अब सबके चेहरों पर निराशा है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं और अब सिर्फ 60 मिनट बचे हैं। वाइट गुस्से में बोलता है, अब कुछ तो नया सोचना पड़ेगा, वरना टाइम निकल जाएगा। सब फिर से ब्रेनस्टॉर्मिंग में लग जाते हैं। तभी वाइट को एक आइडिया आता है। वह कहता है, हम नंबर 2 का पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो पहले ही डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। सब उसकी टेबल के पास जाते हैं। वो लोग पेंसिल से पेपर पर रगड़ने लगते हैं, शायद कुछ छुपा हुआ टेक्स्ट दिख जाए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं। वाइट हार नहीं मानता। वो पेपर को टुकड़ों में फाड़ देता है ताकि अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। फिर एक पेपर पर वह पेशाब कर देता है। हाँ, सच में उसका तर्क था कि शायद पेपर लिक्विड से रिएक्ट करता हो, पर नतीजा वही, कुछ नहीं होता। अब माहौल और भी गर्म हो जाता है। ब्लैक और वाइट आपस में झगड़ने लगते हैं। उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तभी अचानक सब रुक जाते हैं, क्योंकि डेव की सिसकियों की आवाज आने लगती है। वो अपनी सीट पर चुपचाप रो रहा होता है। बाकी सब उसे देखते हैं। कुछ को हंसी आती है, कुछ को बस अजीब लगता है। फिर डेव अचानक फ्रेंच भाषा में कुछ बोलने लगता है। वो कहता है, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? पेपर हमारी प्रतिबिंब इमेज दिखा रहा है। सब उसे पागल समझते हैं और वापस अपने आइडिया पर लग जाते हैं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद ब्राउन बोलता है और जो वो कहता है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, मुझे लगता है ये कोई परीक्षा नहीं है, हम सब किसी शर्त या गेम शो का हिस्सा है। कंपनी के बड़े लोग शायद हमारे ऊपर दांव लगा रहे हैं कि कौन पहले दबाव में टूटेगा, कौन आखिर तक टिकेगा। उनके लिए ये सब सिर्फ मनोरंजन है। डार्क कहती है, ऐसी बड़ी कंपनी के लोग इतना फालतू वक्त बर्बाद क्यों करेंगे? पर ब्राउन जवाब देता है, उनके पास इतना पैसा है कि पैसा अब उनके लिए मायने ही नहीं रखता। उन्हें अब बस रिस्क और थ्रिल में मजा आता है। अब सब अपने अपने थ्योरी देने लगते हैं। कोई कहता है कि इसके पीछे इन्विजिलेटर का हाथ है, तो कोई कहता है कि सीईओ खुद ये सब करवा रहा है। कमरे में अब तनाव और शक का माहौल है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, एक दूसरे को ताने देने लगते हैं। तभी ब्रूनेट आत्मविश्वास से कहती है, तुम लोग बेवजह बातें बना रहे हो। सीईओ किसी शो में दिलचस्पी नहीं लेगा। वो खुद कंपनी का हर काम अपने हाथ से करता है। उसके पास सारी पावर है, सारे फैसले उसी के होते हैं। बाकी लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। ब्राउन धीरे से पूछता है, तुम्हें ये सब इतनी डिटेल में कैसे पता? कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि अब शक का दायरा ब्रूनेट पर आ चुका है। अब कमरे में माहौल थोड़ा बदलने लगता है। ब्राउन के सवाल पर ब्रूनेट आखिर बोलती है। वो बताती है कि वो पहले से ही इसी कंपनी में काम करती है, HR विभाग में, लेकिन उसने कभी CEO को खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। वो कहती है, मैंने कंपनी में एक बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और अब मैं यहाँ हूँ इस टेस्ट में। अब वाइट बोलता है, मुझे तो खुद कंपनी ने चुना था। उन्होंने मुझसे संपर्क किया और कहा कि वे मुझे ये जॉब ऑफर करना चाहते हैं। बाकी उम्मीदवार हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुद आवेदन किया था। फिर भी सब में एक चीज कॉमन थी, किसी को भी कंपनी के बारे में असली जानकारी नहीं थी, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान उन्हें साफ कहा गया था, आप सवाल नहीं पूछ सकते। अब ब्रूनेट सबको बताती है कि कंपनी का नाम है बिरोग,
एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल कंपनी। वो बताती है, कुछ साल पहले जब एक भयानक महामारी ने दुनिया भर के युवाओं को अपनी चपेट में लिया था, तो सबसे पहले बिरोग ने ही उसकी दवा बनाई थी। आज उनकी सालाना कमाई $20 बिलियन से ज्यादा है और इसका पूरा श्रेय जाता है उनके रहस्यमयी CEO को। इतना सुनकर ब्लैक बोलता है, शायद अब उन्होंने उस नई बीमारी का इलाज भी खोज लिया होगा, वो जो हाल ही में लाखों लोगों की जान ले रही है। ये सुनते ही डार्क अचानक बहुत दिलचस्पी दिखाती है। वो ब्लैक से उस बीमारी के बारे में और पूछने लगती है, लेकिन व्हाइट को कुछ गड़बड़ लगती है। वो शक के लहजे में पूछता है, डार्क, कहीं तुम खुद तो उस वायरस से संक्रमित नहीं हो? डार्क तुरंत जवाब देती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बात को टाल देती है। लेकिन सबका ध्यान हटाने के लिए वो कुछ और करने की सोचती है। वो धीरे धीरे गार्ड के पास जाती है, बिना कुछ बोले उसके पॉकेट से एक लाइटर निकाल लेती है। फिर उसकी नजर फायर अलार्म पर जाती है। अब ग्रुप एक नया आइडिया बनाता है, अगर हम स्प्रिंकलर चालू कर दें तो शायद पानी से पेपर पर छुपा हुआ सवाल दिखाई दे जाए। डार्क एक कुर्सी पर चढ़कर फायर अलार्म तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ऊंचाई कम पड़ जाती है। तभी व्हाइट उसकी मदद करता है। वो एक पेपर रोल बनाकर उसे देता है, जिसे डार्क लाइटर से जलाती है और फिर उस जलते हुए पेपर से फायर अलार्म ट्रिगर कर देती है। अगले ही पल पानी की बौछारें छत से गिरने लगती हैं। पूरा कमरा भीग जाता है, लेकिन पेपर अब भी खाली है और तभी गार्ड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। कमरे का माहौल अचानक डर और तनाव से भर जाता है। अब कमरे में और भी हलचल मच जाती है। अचानक डार्क अपने हाथ में पकड़ा पेपर खोलती है और पता चलता है वो उसका अपना पेपर है। सब हैरान रह जाते हैं। असल में व्हाइट ने उसे धोखा दिया था ताकि एक और प्रतियोगी खेल से बाहर हो जाए। गार्ड तुरंत डार्क को पकड़ता है और जैसे ही वो बाहर ले जाई जा रही होती है, वो गुस्से में चिल्लाती है, व्हाइट, तुम एक घटिया इंसान हो। अब ब्लैक गुस्से से व्हाइट की तरफ देखता है और बोलता है, अगर तुमने फिर कोई चाल चली तो मैं तुम्हारे लाइट्स आउट कर दूंगा। जैसे ही वो बोलता है, कमरे की सारी लाइट्स सच में बुझ जाती है। सबको अब एहसास होता है कि कमरे की लाइट्स आवाज से कंट्रोल होती हैं, यानी वे वॉइस एक्टिवेटेड हैं। अब सब एक दूसरे से कहते हैं, जो बोलो सोच समझ कर बोलो, वरना कुछ भी हो सकता है। इसी बीच डेफ फिर से रोने लगता है। व्हाइट उसके पास जाकर बड़े चालाकी से बैठ जाता है और उसे ताने देने लगता है। धीरे धीरे वो इतना डराता है कि बेचारा डेफ अपना पेपर फाड़ देता है और व्हाइट के कहने पर वो टुकड़े खा लेता है। गार्ड तुरंत आता है, डेफ को पकड़ता है और कमरे से बाहर ले जाता है। अब सिर्फ 5 उम्मीदवार बचे हैं। ब्लैक अब व्हाइट पर फट पड़ता है, तुम कितने नीच इंसान हो। लेकिन व्हाइट मुस्कुराकर कहता है, तुम सबको मुझे थैंक यू कहना चाहिए, मैं तुम्हारी कंपटीशन कम कर रहा हूँ। फिर वो आत्मविश्वास से कहता है, और हाँ, मुझे पता है सवाल क्या है। बाकी सब चौंक जाते हैं, क्या? तो बताओ। लेकिन व्हाइट कहता है, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। उसका ये रवैया ब्लैक को और भड़का देता है। वो आगे बढ़ता है और व्हाइट को एक जोरदार मुक्का मारता है। व्हाइट बेहोश होकर गिर जाता है। बाकी लोग व्हाइट को एक कुर्सी पर बांध देते हैं और उसके मुंह पर टाई बांध देते हैं ताकि वो कुछ न बोले। कुछ देर बाद व्हाइट की होश लौटती है। ब्रूनेट उसकी टाई हटाती है तो वो घबराते हुए कहता है, मुझे मेरी दवाई चाहिए, मैं भी उस वायरस से संक्रमित हूँ। मुझे हर घंटे मेडिसिन लेनी होती है, वरना मैं मर जाऊंगा। ब्लैक उसकी जेबें टटोलता है, लेकिन कोई गोली नहीं मिलती। अब सबको शक होता है कि व्हाइट झूठ बोल रहा है। शायद ये सब उसने सिर्फ खुद को छुड़ाने के लिए कहा है। व्हाइट कहता है, नहीं, सच में किसी ने मेरी दवा ले ली है। अगर तुम मुझे वो गोली लौटा दो तो मैं बताऊंगा कि सवाल क्या है। लेकिन किसी को उस पर भरोसा नहीं होता। धीरे धीरे व्हाइट की सांसें तेज होने लगती हैं और फिर वो कांपने लगता है। कुछ लोग कहते हैं ये नाटक कर रहा है, लेकिन ब्लैक गंभीर आवाज में कहता है, नहीं, ये सीजर हो रहा है। वायरस की वजह से इसका शरीर जवाब दे रहा है। सब अब घबरा जाते हैं और कमरे में वो गुम हुई गोली ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। अब टाइमर पर सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। सबके चेहरों पर टेंशन साफ झलक रही है। वे सब एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं, कहीं किसी ने वो गोली तो नहीं छुपाई। ब्रूनेट को शक होता है कि ब्राउन ने गोली चुरा ली है। वो उसकी टेबल के नीचे झांकती है और सच में वो गोली एक च्युइंग गम से चिपकी हुई मिलती है। वो तुरंत गोली उठाती है और व्हाइट को देने जाती है, पर तभी ब्राउन झपटकर गोली छीन लेता है और वेंटिलेशन पाइप में फेंक देता है। अब सब घबराकर उस गोली को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। ब्रूनेट डर जाती है। वो सीधे कैमरे के सामने जाकर बोलती है, कृपया इस आदमी की जान बचाइए। लेकिन जैसे ही वो इन्विजिलेटर से बात करती है, नियम के अनुसार
वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाती है। गार्ड कमरे में आता है और उसे बाहर ले जाता है। अब बस 4 लोग बचे हैं। ब्लॉन्ड हिम्मत दिखाती है। वो अपने बालों की बॉबी पिन निकालती है और उसे वेंट में डालकर बड़ी मुश्किल से गोली बाहर निकाल लेती है। वो गोली वाइट को देती है। कुछ सेकंड बाद वाइट की सांसें सामान्य हो जाती हैं। वो बच गया। ब्लॉन्ड उसकी रस्सियां भी खोल देती है। वाइट धीरे धीरे खड़ा होता है। बाकी सब उससे पूछते हैं, अब बताओ वो सवाल क्या है? तुमने वादा किया था। वाइट मुस्कुराता है और बहुत आत्मविश्वास से कहता है, सवाल तो कभी था ही नहीं, असल में जवाब हम खुद हैं। वो आगे कहता है, जो आखिरी में बचेगा वही सही जवाब है। बाकी सब कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं। सबको उसकी बात सही लगती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करे, वाइट अचानक भागता है और गार्ड की बंदूक पकड़ने की कोशिश करता है। ब्लैक उसे धक्का देता है और बंदूक खुद पकड़ लेता है। वो वाइट की ओर बंदूक तान देता है। वाइट शांत होकर कहता है, तुम गोली नहीं चलाओगे। और तभी वाइट झपटता है, ब्लैक पर हमला करता है और बंदूक छीन लेता है। वो ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि बंदूक फिंगरप्रिंट लॉक्ड है, यानी वो तभी चलेगी जब गार्ड की उंगलियां उसे पकड़ेंगी। वाइट चालाकी से गार्ड को पकड़ता है, उसकी उंगलियां बंदूक पर लगाता है और अब वो बंदूक बाकियों की ओर तान देता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। बस घड़ी की टिक टिक और सबकी तेज सांसों की आवाज सुनाई देती है। अब वाइट के हाथ में बंदूक है। वो बाकी सबको धमकाता है और कहता है, अगर तुम सब अभी कमरे से बाहर चले जाओ तो ये जॉब मेरी होगी। ब्राउन डर के मारे कुछ नहीं बोलता, धीरे धीरे सिर झुकाकर बाहर चला जाता है। ब्लॉन्ड भी डरी हुई है। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन बाहर जाते जाते वो मुस्कुराकर कहती है, लाइट्स आउट। अचानक कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है। वाइट घबरा जाता है और अंधेरे में बेतहाशा गोलियां चलाने लगता है। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आती हैं और सामने ब्लैक जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके सीने में गोलियों का निशान है। वो मर चुका लगता है। वाइट चारों ओर देखता है। ब्लॉन्ड अभी भी दरवाजे पर खड़ी है। उसका एक पैर कमरे के अंदर है। वाइट उसे भी शूट करने वाला होता है, पर तभी वो नोटिस करता है कि टाइमर रुक गया है। वो कैमरे की ओर बढ़ता है और कहता है, मैं इस टेस्ट का विजेता हूँ। लेकिन तभी गार्ड आगे आता है और उसे टाइम दिखाता है। अब भी 20 सेकंड बाकी हैं। वाइट के चेहरे पर सदमा छा जाता है। इसका मतलब उसने नियम तोड़ दिया, क्योंकि वो इन्विजिलेटर से बात कर चुका है और इसी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर खुलासा होता है, जब सब बहस में व्यस्त थे, डेफ ने टाइमर के साथ छेड़छाड़ की थी। मतलब वाइट अपनी ही चाल में फंस गया। अब कमरे में सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। वो अंदर जाती है और डेफ के चश्मे उठाती है, जो वो जाते वक्त गिरा गया था। जब वो उन चश्मों से पेपर को देखती है तो उसे कुछ दिखाई देता है। पेपर पर लिखा होता है, प्रश्न 1। वो हैरान रह जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और डीएफ वापस कमरे में आता है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग अंदाज में है। स्मार्ट सूट पहने, चेहरे पर मुस्कान लिए। उसी वक्त सबको पता चलता है कि डेफ असल में कंपनी का सीईओ है। वो इस टेस्ट में खुद शामिल हुआ था ताकि देख सके कि लोग किस हद तक जा सकते हैं। ब्लॉन्ड आगे बढ़ती है और धीमी आवाज में कहती है, नो। इन्विजिलेटर और सीईओ मुस्कुराते हैं, क्योंकि वही उसका जवाब था। वो समझ चुकी थी कि असली सवाल था। जब शुरुआत में इन्विजिलेटर ने पूछा था, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, वही इस पूरे टेस्ट का असली सवाल था। और ब्लॉन्ड ही एकमात्र थी जिसने अंत में सही जवाब दिया, नो। यानी पूरा टेस्ट उनके दिमाग, उनकी इंसानियत और उनकी जागरूकता की परीक्षा थी। सीईओ उसे नौकरी ऑफर करता है। वो कहता है कि अब वो उसकी सेक्रेटरी बनेगी, लेकिन ब्लॉन्ड मना कर देती है। कहती है, मैं उस कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती जो इंसानों को मारकर जांच करती है। इन्विजिलेटर मुस्कुराता है और कहता है, ब्लैक मरा नहीं है। असल में जिस गोली से उसे मारा गया था वो एक स्पेशल कैप्सूल बुलेट थी, जो शरीर में घुसने के बाद घाव को भर देती है। वो उसी नई दवा का हिस्सा थी जिस पर कंपनी काम कर रही थी। एक ऐसी दवा जो दुनिया की हर बीमारी को ठीक कर सकती है। ब्लॉन्ड ये सुनकर चुप हो जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब एक मनोवैज्ञानिक परीक्षा थी। आखिरकार वो नौकरी स्वीकार कर लेती है और सीईओ से हाथ मिलाती है। कभी कभी जवाब उस सवाल में छिपा होता है जो तुमने पूछा ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपका छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते किसी और रोमांचक कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।